संसद की जो विधायी प्रक्रिया में किस तरीके के प्रोविजंस किए गए थे, ये चीजें देखा है, उसको जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं। संसद में जो विधायी प्रक्रिया है, कानून का निर्माण किस तरीके से होता है, उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत संसद के किसी भी सदन में विधेयकों को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। संसद के किसी भी सदन में विधेयक को आरंभ किया जा सकता है। संसद में जानते हैं दोस्तों हम लोग, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है, फिर वहां पर विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, मतलब उस विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या उस विधेयक को अपने पास से क्या है रोक लिए। तो कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये चार ऑप्शन है। उस विधेयक पे स्वीकृति देंगे, अस्वीकृत करेंगे, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे या रोक लेंगे। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो संसद की किसी भी सदन में कोई भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान देना है कि जो लोकसभा में केवल मनी बिल का आरंभ केवल लोकसभा में किया जा सकता है। धन विधेयक का आरंभ केवल लोकसभा में किया जा सकता है। वित्त विधेयक जो टाइप 1 है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 की क्लास 1 में किया गया है, उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा प्रस्तावित होने के बाद वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में आएगा। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और जो साधारण विधेयक हैं, जो संविधान संशोधन विधेयक है, उसको राज्यसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है और जो वित्त विधेयक टाइप 1 है, उसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये चीजें हम लोग देख लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही चीज आपको यहाँ पर लिखे हुए दोस्तों, केवल लोकसभा में आरंभ होने वाला विधेयक कौन है, तो केवल लोकसभा में जो आरंभ होने वाला विधेयक है वह धन विधेयक है। और क्या है, वित्त विधेयक है। मनी बिल है और क्या है, फाइनेंस बिल है। मनी बिल का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। फाइनेंस बिल का उल्लेख अनुच्छेद 117 की क्लास 1 में किया गया है। वो ऐसा फाइनेंस बिल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 की क्लास 1 में किया गया है, उसी को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, केवल लोकसभा में आरंभ होने वाला विधेयक धन विधेयक और वित्त विधेयक। और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति जब अनुशंसा करते हैं तभी लोकसभा में धन विधेयक और वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंस बिल को लाया जाता है। फिर उसके बाद साधारण जो विधेयक होते हैं, जो ऑर्डिनरी बिल है, और जो संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल होते हैं, वह संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका मतलब इसको राज्यसभा में भी आरंभ किया जा सकता है, इसको लोकसभा में भी आरंभ किया जा सकता है। ये चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साधारण बहुमत से जो विधेयक लाया जा रहा है, जो प्रस्ताव लाया जा रहा है संसद के सदनों में, वो किस तरीके से पारित होगा उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। अब देखिए, साधारण बहुमत का मतलब होता है जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अगर मान लीजिए उपस्थित 200 सदस्य थे, मतदान 180 लोगों ने किया, तो हम जो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इसका मतलब जो मतदान दिए हैं वे उपस्थित भी हुए हैं। इसका मतलब 180 का हम क्या निकालेंगे, 50% प्लस 1 बहुमत। तो 180 का 50% निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए हैं, फिर उसके बाद प्लस 1 कर दिया गया हम लोग ने, तो यहाँ 91 सदस्य आ गए। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं। ऐसे आप लोकसभा और राज्य विधान, जो लोकसभा है और जो राज्य के जो सभा है, उसको मतलब उस तरीके से जब विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है तो यही प्रक्रिया इस तरीके से दिया जाता है। फिर प्रभावी बहुमत का मतलब होता है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के जो सभापति है, उपसभापति है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह प्रभावी बहुमत के माध्यम से होती है। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है प्रभावी सदस्य संख्या। प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकलता है, कुल सदस्य संख्या माइनस जितनी रिक्तियां घटा देंगे, निकल जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य हैं और रिक्तियां हमारी कितनी सदस्य संख्या खाली है, सदन में रिक्त पद है 13 है, तो उस रिक्त को संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। 543 में से 13 घटा दिया गया, 530 बचा। प्रभावी बहुमत निकालने के लिए 50% प्लस 1 निकालने के लिए 530 को 2 से डिवाइड कर दिया गया, प्लस 1 सॉल्व करने पे 266 आ गया। अगर
लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाना हो तो कितना चाहिए, 266 सदस्यों के प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। फिर यहाँ पर विशेष बहुमत का जिक्र किया। विशेष बहुमत का उपयोग राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। संसद को राज्य सूची के विषय कानून अगर बनाने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है, राज्यसभा। यदि वह राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद जो है राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है। ऐसे ही अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर दे, तब संसद जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए अधिकृत हो जाती है। वह अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी मतलब संगठन का या पद का सृजन कर सकती है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर विशेष बहुमत का जो अगला प्रकार था उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के माध्यम से कैसे, देखो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो होते हैं, कैग को हटाना हो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को हटाने के लिए इस बहुमत का उपयोग किया जाता है। इस बहुमत का उपयोग किया जाता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का कौन सा प्रकार, ये वाला प्रकार। कैसा प्रकार है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत तो होना चाहिए, और अधिक है तो अच्छी बात है। ठीक है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उन लोगों को हटाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है सदन में, विशेष बहुमत वाला ये वाला जो प्रकार है। ठीक है दोस्तों। फिर आप देखेंगे यहाँ पर विशेष बहुमत का जो अगला प्रकार है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ये 2/3 बहुमत राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है, उस महाभियोग को संसद के सदनों द्वारा पारित कैसे किया जाएगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। जैसे लोकसभा के द्वारा कैसे पारित होगा, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 अगर है तो 543 का 2/3, इसका मतलब 362 सदस्य आ गए। 362 सदस्य के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, तो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और राज्यसभा में पारित होने के लिए 245 सदस्य कुल है, 245 का 2/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 164 के आसपास आ जाएगा। अब 164 जो आ गया है, अगर 164 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में भी पारित हो जाएगी। इस प्रकार से राष्ट्रपति अपना पद क्या है, पद से क्या है, हट जाएंगे। ये चीजें। और जैसे दोस्तों जानते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहीं भी आरंभ किया, संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में आरंभ करिए या राज्यसभा में आरंभ करिए, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, संसद में मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री के अलावा, मंत्री को छोड़कर जो अन्य सदस्य के, संसद सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। मंत्री को छोड़कर अन्य संसद सदस्य के द्वारा लाया गया जो बिल होता है, जो विधेयक होता है, वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या डिफरेंसेस है वो हमने बताया। सरकारी विधेयक उसे कहेंगे जिसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी संसद सदस्य द्वारा क्या है, पेश किया जाता है। सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना होता है। सदन में पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। यहाँ पर सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि सरकार अल्पमत में है। लेकिन यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों में डिफरेंसेज है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखेंगे संसद में प्रस्तुत विधेयक को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं, तो संसद में जो विधेयक लाया जाता है उसको सामान्यतः 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक जो होता है साधारण बिल, जो होता है ऑर्डिनरी जो बिल होता है, साधारण जो विधेयक होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है दोस्तों, धन विधेयक है, मनी बिल होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, फाइनेंस जो बिल होता है, वित्त विधेयक होता है। और चौथा होता है
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए कोई भी विधेयक जब सदन में लाया जाता है दोस्तों, तो उसमें सामान्यतः 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही पहला वाचन, दूसरा वाचन, तृतीय वाचन। पहले वाचन में जो बिल लाया जाता है, जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उस बिल वह बिल का परिचय बताता है, फिर उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। दूसरे वाचन में बिल के जो विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है, इसको जो प्रवर समिति होती है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनको दिया जाता है विधेयक पर जांच पड़ताल करने के लिए। साथ ही इसमें आम जनता, भारत के लोगों का भी, जनता से भी जो है इस पर क्या विचार विमर्श मांगा जाता है, राय मांगा जाता है। फिर द्वितीय स्तर पे जो है व्यापक स्तर पे जो बिल होता है, विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। फिर उसके बाद तृतीय वाचन में विधेयक पर जो पारित करने की विधेयक को स्वीकृति, विधेयक को संसद के द्वारा, विधेयक को संसद के जो सदन होते हैं उसके द्वारा क्या स्वीकृति दी जाती है। एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद विधेयक दूसरे सदन को क्या है भेजा जाता है। अब ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यदि एक सदन द्वारा विधेयक को भेजकर दूसरे सदन द्वारा भेजा गया, एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया, दूसरे सदन द्वारा भेजा गया, और यदि दूसरा सदन जो है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिख लीजिए, यदि अगर दूसरा सदन विधेयक को एक सदन संयुक्त बैठक का प्रावधान कर रहा है, एक सदन द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक का अगर प्रावधान की बात करें, जो ज्वाइंट सिटिंग, क्या है दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग कब होता है? ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों किसका, इसका उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 108 है, भारतीय संविधान की 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख है। अब ज्वाइंट सिटिंग कब होता है? मान लीजिए संसद की एक सदन द्वारा पारित करके विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है, और दूसरा सदन क्या करता है, उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या विधेयक को 6 महीने से अधिक समय तक रोके रखे, या विधेयक में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत। इसका मतलब सदन में, जो संसद में उस विधेयक के संदर्भ में गतिरोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि संसद का काम क्या है, कानून पारित करना है। विधेयक को पारित करे तब संसद के जो राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा क्या है अनुमति देंगे, तो कानून का रूप धारण करेगा। तब जब विधेयक संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है विधेयक में, तब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर समाधान, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उसको पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान मतलब संविधान के द्वारा किया गया कि राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 108 से शक्ति प्राप्त करते हुए लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन जो है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएं। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाया, तो इसमें ये चीजें हैं। और ज्वाइंट सिटिंग जब बुलाया जाता है किस तरीके में, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा भेजा जाता है। दूसरे सदन में जब भेजा जाता है, एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक, एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक, ठीक है, एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरे सदन को क्या है भेजा जाता है। मतलब संसद के एक सदन के द्वारा विधेयक पारित हो गया, अब दूसरे सदन को क्या है विधेयक गया, अब दूसरा सदन क्या करे, दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को अस्वीकृत कर दिया गया, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक को दूसरे सदन, मतलब एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। अब दूसरे सदन द्वारा क्या विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, अब उसके बाद क्या है दोस्तों इसमें, अब दूसरा पॉइंट क्या है, विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत। विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में, विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में, संशोधनों के संदर्भ में
विधेयक में किए गए संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन दोनों सदन दोनों सदनों में असहमति दोनों सदनों में क्या है? असहमति है। तो विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है राज्यसभा लोकसभा के द्वारा, वो आपस में असहमति है, मतलब एक मुद्दे पे नहीं आ पा रहे हैं। तो विधेयक में किए गए संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदनों में क्या है? असहमति है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कि तीसरा पॉइंट है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक क्या है? रोक लिया गया है। दूसरे सदन द्वारा दूसरे सदन द्वारा दूसरे सदन द्वारा विधेयक को दूसरे सदन द्वारा विधेयक को दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक 6 माह से अधिक 6 माह से अधिक समय तक 6 माह से अधिक समय तक 6 माह से अधिक समय तक रोक लिया गया हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो। तो अब देखिए यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 में प्रोविजन किया गया है। संसद का काम है कानून का निर्माण करना, लेकिन अगर किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 का उपयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन के लिए यही कंडीशन है कि एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। यदि भेजा जाता है यदि यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, विधेयक में किए गए संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदनों में असहमति हो, ये चीज है। फिर तीसरा कंडीशन है, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक रोक लिया गया। एक परिस्थितियां हो गया संयुक्त अधिवेशन की विधेयक पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो अब क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक अधिवेशित करने के लिए संयुक्त बैठक अधिवेशित करने की तिथि क्या है? निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें संयुक्त बैठक निर्धारित कर देते हैं। अब राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? संयुक्त बैठक करने के लिए कर देते हैं कि इस दिन को क्या है? संयुक्त बैठक होगा और उस विधेयक पर विचार विमर्श किया जाएगा है। तो उस तिथि को, अब अगर इस तिथि से पहले अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके बावजूद संयुक्त बैठक अपने तिथि पर होगा, क्योंकि लोकसभा के विघटन से पहले ही राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे, मतलब लोक अधिसूचना के माध्यम से या सदन को संदेश के माध्यम से यह जानकारी दे देते हैं कि इस तिथि को क्या है? संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक अधिवेशित करने की तिथि निर्धारित कर देते हैं, मतलब संयुक्त बैठक को आहूत करने की जो अपनी सूचना होती है, वह लोक अधिसूचना के द्वारा या संदेश के माध्यम से संसद के सदनों को दे देते हैं। तब क्या है? उस विधेयक पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। उस विधेयक पर कब चर्चा होगी? जब संयुक्त बैठक होगा तब उस विधेयक पर चर्चा होगी। और यदि उस तिथि से पहले, जिस तिथि को संयुक्त बैठक होना था, उस तिथि से पहले अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके बावजूद संयुक्त बैठक उसी तिथि पर होगा, क्योंकि लोकसभा का विघटन संयुक्त बैठक आहूत करने की तिथि से पहले ही हो गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा का विघटन अगर हो भी जाता है तब भी संयुक्त बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीजें क्लियर हो गया। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी बताइए? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है। और संयुक्त बैठक का जो मतलब जो किस प्रक्रिया के तहत है, वो लोकसभा के कार्य प्रक्रिया के तहत होता है। लोकसभा कार्य संचालन के तहत होता है। लोकसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लोकसभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जब संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगा जब संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा, उस समय किस नियम को प्रयोग किया जाएगा। एक तो राज्यसभा का भी नियम है कार्य संचालन का, राज्यसभा का सदन किस तरीके से चलेगा उसका जो राज्यसभा, फिर लोकसभा का जो सदन है उसका कार्य संचालन का नियम है। तब जब संयुक्त बैठक का संयुक्त बैठक जब किया जाएगा, संयुक्त बैठक जब अनुच्छेद 108 के तहत किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और इसका किस तरीके से इसका कार्य का संचालन होगा, तो लोकसभा की कार्य संचालन की प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा। मतलब संयुक्त बैठक की जब अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, और संयुक्त बैठक के समय जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चर्चा के विचार विमर्श की है, वो किस तरीके का रहेगा, वो लोकसभा की जो कार्य संचालन की प्रक्रिया है उसी को अपनाया जाता है। ये चीज है। और एक चीज अगर आपको ध्यान में यहाँ रखना चाहिए दोस्तों, कि अगर मान लीजिए देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए अनुपस्थित है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तब कौन करेगा, तब लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। तब कौन करेगा दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। ये चीज आपको एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। और अगर मान लीजिए लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा दोस्तों, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है, नहीं है, तब उस समय संयुक्त बैठक के सदस्यों के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उपलब्ध नहीं है, तब लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। और यदि राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है, तब संयुक्त बैठक के सदस्यों के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाए। ये चीज आपको ध्यान। और इस बैठक का जो इस तरीके से चलेगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह लोकसभा की कार्य संचालन की प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है। और संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपने देख लिया यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर आपने देख लिया। आहूत किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त बैठक को क्या है, अधिवेशित करने की तिथि निर्धारित कर देते हैं। तो इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा दोस्तों। संयुक्त बैठक का प्रावधान ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके लिए 3 परिस्थितियां हैं। यदि संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, तब राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए संयुक्त बैठक को अधिवेशित करने की सूचना जो है संदेश के माध्यम से या लोक अधिसूचना के माध्यम से संसद के सदनों को क्या देते हैं। और परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियां यही है कि एक सदन द्वारा पारित कर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि विधेयक में किए गए संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदनों में क्या है, असहमति है। तीसरा कंडीशन है, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक क्या है, रोक लिया गया। 6 माह से अधिक समय तक क्या है, रोक लिया गया है। तब उस परिस्थिति में विधेयक में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए, विधेयक पर विचार विमर्श करके उसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक अधिवेशित करने की तिथि निर्धारित कर देते हैं। ये चीजें आहूत कर देते हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और जब संयुक्त बैठक का
मतलब अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा और यह लोकसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के तहत चीजें की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे अध्यक्षता, और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, और यदि राज्यसभा के उपसभापति भी अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक के सदस्यों के द्वारा यह निर्धारण किया जाएगा कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर संयुक्त बैठक में जो विधेयक किस तरीके से पारित होगा, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होगा। विधेयक पारित होगा। विधेयक कैसे पारित होगा? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बहुमत। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा क्या है? पारित किया जाएगा। और सामान्यतः देखते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है, इसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। तो उसमें से उस 543 में से और 245 में जितने सदस्य उपस्थित होंगे संयुक्त बैठक में, वहां पर वही उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और यह माना जाता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उस विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो संयुक्त बैठक आपको दोस्तों लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए अब यहाँ पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन हो गया। एक सदन द्वारा पारित किया गया, दूसरे सदन द्वारा पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलकर कानून का निर्माण हो गया। और यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया विधेयक को लेकर तो वो चीजें किया जा सकता है। अब संयुक्त बैठक का प्रोविजंस जानते हैं किसके लिए है? संयुक्त बैठक का प्रोविजंस कहाँ पर है? खाली साधारण विधेयक के लिए है। संयुक्त बैठक का प्रोविजंस धन विधेयक के लिए नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रोविजंस वित्त विधेयक टाइप 1 के लिए भी नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रोविजन संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये चीज आपको बताने भी है। तो संयुक्त बैठक का प्रोविजंस आपको, जो संयुक्त बैठक का जो प्रोविजंस है नहीं, संयुक्त बैठक का संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। किसके लिए? जो संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और क्या है दोस्तों? धन विधेयक। और क्या? धन विधेयक। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक से रिलेटेड है उसके लिए भी क्या है? संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। लेकिन इन दो के लिए तो आपको एकदम कंफर्म होना है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान नहीं है किसके लिए? संविधान संशोधन विधेयक और क्या है? धन विधेयक। लेकिन जो फाइनेंस बिल है, जो वित्त विधेयक है, टाइप 1 टाइप 2 के लिए कुछ परिस्थितियों में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों यहाँ पर आपके समझ गए हैं, जो साधारण विधेयक है और जो वित्त विधेयक है वहां आपको संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन जो धन विधेयक है और जो संविधान संशोधन विधेयक है वहां पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक जो टाइप 1 है वहां पर कुछ परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन अन्य जो वित्त विधेयक है उसमें क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। अब देखिए तो साधारण विधेयक किसे कहते हैं? तो साधारण विधेयक क्या है? उसकी क्या डिफिनेशन? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या है? भेज सकते हैं। ये सब किसी विशेषताएं हैं साधारण विधेयक की है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर धन विधेयक किसे कहेंगे, तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो देखिए, किसी कर का विलोपन, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार की धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो भारत की संचित निधि है, जो आकस्मिकता निधि है, जो लोक लेखा निधि है, उससे अगर आपको धन निकालना है, धन जमा करना है, भारत सरकार ने कोई उधार लिया है, तो कोई विनियोग विधेयक लाया जा रहा, तो उस सब से रिलेटेड जो बातें हैं वो मनी बिल कहलाता है। और मनी बिल को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई भी मनी बिल है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इनका निर्धारण ही अंतिम होता है। ये चीजें मालूम होना चाहिए आपको। और यहाँ पर देखेंगे, यद्यपि कोई विधेयक इन कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाता है, अगर वह जुर्माने से संबंधित है और अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों से संबंधित है या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा कर रोपण से रिलेटेड कोई प्रावधान किया जा रहा है, वह धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पर धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है, उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जब धन विधेयक को राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति है जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक पूर्व में क्या है, पृष्ठांकन करते हैं, तो धन विधेयक पूर्व में क्या है, प्रमाणित करते हैं कि यह धन विधेयक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, प्रमाणित करते हैं कि यह जो बिल है वह क्या है, मनी बिल है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और फिर देखेंगे यहाँ पर धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक को कहाँ पर लाया जा सकता है, आरंभ किया जा सकता है। धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जाएगा, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार के विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और धन विधेयक को केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के द्वारा मैक्सिमम 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकते हैं। 14 दिन के भीतर राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा क्या पारित समझा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में बहुत लिमिटेड शक्तियां हैं, बहुत प्रतिबंधित शक्तियां हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। उस सिफारिशों को लोकसभा के द्वारा माना भी जा सकता है और सिफारिशों को नहीं भी माना जा सकता है। ये चीज, यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से समझा जाता है। और यदि लोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिफारिश नहीं मानी जाती है, तभी विधेयक को मूल रूप में पारित हुआ समझा जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल होता है, वित्तीय मामले जैसे राजस्व या पैसे संबंधित होते हैं। फिर साथ ही जो है अनुच्छेद 117 का क्लास 1 है, या टाइप 1 का फाइनेंस बिल होता है। इसे केवल लोकसभा में आरंभ किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना पड़ता है। फिर भारत की जो संचित निधि के अलावा ऋण खंड से संबंधित जो प्रावधान इसमें किए गए होते हैं, और ये जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइनेंस बिल का जो टाइप 1 है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 की क्लास 1 में किया गया है। इसमें 2 पॉइंट आपको लेना है ध्यान। केवल लोकसभा में आरंभ किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना पड़ता है। उसके बाद ये जो विधेयक का व्यवहार किस तरीके से किया जाएगा, साधारण विधेयक की तरह व्यवहार इस पर किया जाता है। मतलब इसको राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसको जो है, इसके लिए कुछ मामलों में जो संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया जा सकता है और कुछ के लिए नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वित्त विधेयक, ये चीज आपको ध्यान क्या भी हो गया। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 117 का क्लास 1 है, वह संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा इसे अस्वीकृत भी कर सकती है। ये चीज आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 117 की क्लास 3 एक वित्तीय विधेयक जो टाइप 2 है उसकी बात करता है। फाइनेंस बिल यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह पूरी तरह से साधारण विधेयक की तरह होता है। भारत की संचित निधि पर भारी व्यय शामिल होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 धन विधेयक से जुड़े नहीं होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखेंगे जो संविधान संशोधन विधेयक होता है,
उस संविधान की संशोधन विधेयक को संसद के द्वारा संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए। तो वही लिखा गया है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके किया जा सकता है। किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। संसद में विशेष बहुमत से पारित करना होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। संविधान का जो आधारभूत ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। के संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना प्रतिपादित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। यहाँ पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो प्रावधानों को अगर कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो यह संसद के प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति कब जरूरत पड़ती है, जब अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रावधान बदल रहे हैं आप, केंद्र राज्य सम्मत संघात्मक ढांचा में कोई आप परिवर्तन कर रहे हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक होती है। ये चीजें आप लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, संसद अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर रही है, विधान परिषद को समाप्त कर रही है, करने के लिए विधि बना रही है, तो वह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है, अर्थात उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। फिर यहाँ पर देखेंगे जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जो मनी बिल होता है, मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। राष्ट्रपति मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, ठीक है, लौटा नहीं सकते। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, लौटा नहीं सकते, ठीक है। तो मनी बिल को ये पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। 2 पॉइंट इनके पास बचता है धन विधेयक पे, या तो ये अनुमति दे देंगे, अनुमति दे सकते हैं, क्या बचता है, अनुमति दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, या अनुमति क्या है, रोक सकते हैं। अनुमति दे सकते हैं या अनुमति क्या है, रोक सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। जो मनी बिल है उस पर राष्ट्रपति क्या है, अपनी अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं, लेकिन जो है वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। इस चीज हम लोगों ने देख लिया। और संविधान संशोधन विधेयक पे अनुमति देंगे, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बात है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन में हमने संसद की जो विधायी प्रक्रिया है उसके बारे में देखा। साधारण विधेयक, जो वित्त विधेयक है, जो धन विधेयक है, उसके बाद जो संविधान संशोधन विधेयक और जो अन्य जो बातें थी उसको हम लोगों ने विस्तार से देखा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।